नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे राज्यसभा सीट को लेकर कि जिस तरह से ये सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है, कैसे असदुद्दीन ओवैसी इसमें रणनीति उनकी क्या है। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से एक नाम जो सामने आ रहा है हिना शाहब का, उस पर क्या ओवैसी समर्थन दे रहे हैं। सीमांचल को लेकर उनकी रणनीति क्या है, क्या वो उस वोट बैंक, सीमांचल का जो वोट बैंक है, उससे ओवैसी को कोई खतरा है हिना साहब को आगे ले जाने में। इस तरह की तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरह से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों को मनोज तिवारी ने कहा है कि दोनों को वो सदन भेजना चाहते हैं। इस पर क्या आगे की रणनीति है। इसके अलावा हम एनडीए की तरफ से भी बात करेंगे, क्योंकि मांझी ने दावा किया है कि उनको कहा गया था कि 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि हम आखिरी तक इसमें उम्मीद रखेंगे कि उनको जो 5वीं सीट है वो उनको मिले। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग हिना साहब को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के ही विधायक कह रहे हैं, भाई वीरेंद्र का एक दावा आया, उन्होंने कहा कि लगभग नाम फाइनल है। तो ऐसे में हिना साहब का एक नाम बहुत दिनों से चर्चा में रहा है। उसके अलावा ओवैसी की अगर हम बात कर लें तो उनकी पार्टी से जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से कोई राज्यसभा जाने के लिए भी लोग इच्छुक हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम सवारी हमेशा नहीं रह सकते हैं, तो एआईएमआईएम का भी एक प्रतिनिधित्व वहां होना चाहिए राज्यसभा में। तो ऐसे में क्या लग रहा है, हिना साहब को लेकर साइलेंट ओवैसी की पार्टी क्यों है, या फिर ओवैसी की पार्टी क्या एक्चुअल में चाहती है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव हो राज्यसभा में? जी, ओवैसी की पार्टी इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर के बेहद आक्रामक है आरजेडी के ऊपर। जैसे आप को याद होगा, जब यहाँ विधानसभा चुनाव था तो हाँ। ढोल नगारे के साथ वो लोग एक तरीके से समझे कि बिल्कुल राजनीतिक ड्रामेबाजी के साथ ओवैसी जाते थे, उनके समर्थक जाते थे आरजेडी कार्यालय, और वो चाहते थे कि गठबंधन में हमको शामिल किया जाए और हमको टिकट दिया जाए। तो वो जो उनको गठबंधन में, महागठबंधन के अंदर नहीं लाया गया, इसका आक्रोश वो निकाल रहे हैं राज्यसभा की ओर से। हाँ। संजोगवश जो सीटों का आंकड़ा है, जो 41 का जो लक्ष्य है, 40-41 का, वो तभी पूरा होता है जब जितने भी एनडीए छोड़ के जितने भी लोग हैं सब एकजुट हो जाएं, महागठबंधन भी, ओवैसी भी और बीएसपी भी, तब जाके वो होगा। तो निश्चित तौर पे इनके पास जो 5 सीटें हैं, इनके समर्थन के बिना तो कोई राज्यसभा जा नहीं सकता है विपक्षी पार्टियों में। और ये अब तक इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो उनके प्रवक्ता हैं, वो लोग आरजेडी पे आरोप लगाते थे कि राज्यसभा सीटों में वो बाहर के लोगों को अक्सर भेज दिया करते हैं, या उन लोगों को भेज दिया करते हैं जिनकी बिहार में कोई जरूरत नहीं है, या उन लोगों को जो कि अल्पसंख्यक समाज से नहीं है, मुस्लिम समाज से नहीं है। जबकि आरजेडी मुस्लिम वोट को लेकर के उनका जो एमवाई समीकरण है, उसमें एम समीकरण काफी महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद भी वो एम को राज्यसभा में हमेशा नेग्लेक्ट किए हैं। ऐसा आरोप ओवैसी की पार्टी का आरजेडी के ऊपर रहा है। हाँ। इसी के जवाब में हिना साहब को आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की जो बात मीडिया में आ रही है, उसके जरिए जो एक अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज को आरजेडी भेजना चाहती है, ये एक मैसेज है। यानी उनका आरोप था कि वो मुस्लिम समाज को नहीं भेजते हैं, बिहार के बाहर को भेजते हैं। उसी हाँ। के काउंटर में आरजेडी हिना साहब को भेजने की जो बात आ रही है मीडिया में। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष से हिना साहब की मीटिंग भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी। तो व्यक्तिगत स्तर पे भी हिना साहब ओवैसी की एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनका विश्वास जीतने का प्रयास वो व्यक्तिगत स्तर पे भी कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत प्रयास भी है। अगर हिना साहब के कारण ओवैसी की पार्टी अगर आरजेडी को समर्थन दे तो एक अलग बात है, वरना ऐसे ऐसे आरजेडी को यहाँ पे समर्थन मिलने वाली बात नहीं है। तो ये चुनौती राज्यसभा में भेजने की जो चुनौती है, वो है, आरजेडी के पास है। इसमें अब देखने वाली बात यह है कि अगर वो हिना साहब को ओवैसी की पार्टी समर्थन नहीं देगी, तो फिर आरजेडी की ओर से भी एक आरोप लग सकता है कि वो मुस्लिम समाज का समर्थक नहीं है, वो केवल अपनी पार्टी या अपने लोगों को ही राज्यसभा भेजना चाहते हैं। देखिए, ये जो बात आपस में जो शुरुआत हुई है, वो जाके मुझे लगता है कि राज्यसभा सीटें भेज, अगर आप सोचिए कि अगर
आरजेडी का कोई उम्मीदवार राज्यसभा चला गया तो कम से कम तेजस्वी यादव की एक जीत मानी जाएगी। विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद जो उनकी छवि हुई, जो उनका हालत बना है, हम्म। उसमें एक तरीके से समझिए कि एक बहुत बड़ा उनकी उपलब्धि होगी। ऐसे में कोई बार्गेनिंग का अन्य पॉइंट होगा, जैसे कोई एमएलसी का जो सदस्य हो, ओवैसी की पार्टी का कोई नेता एमएलसी जाए, वहां पे आरजेडी का समर्थन मिल जाए, तो हम्म। कुछ ना कुछ आपस में जो चल रही है, ये तय है कि ओवैसी की पार्टी बहुत आक्रामक है, एआईएमआईएम आरजेडी को लेकर के आक्रामक है, लेकिन राजनीति जो है वो एक तरीके से समझे कि संभावनाओं का खेल होता है, हम्म। वहां पे विचार विमर्श संभावनाएं होती हैं, और ये जो संभावनाएं हैं, विचार हैं, मूलतः वो बार्गेनिंग होता है। तो बार्गेनिंग किस पॉइंट पे होता है? अगर वो राज्यसभा में समर्थन कर दे, इधर उनके कुछ एमएलसी चले जाए, तो इस तरीके का तर्क वितर्क अंदर चल रहा होगा। हम्म। लेकिन एक बात यह है कि अगर किसी भी हाल में, किसी भी शर्त में अगर आरजेडी अपने उम्मीदवार को भेज दे, तो समझ लीजिए कि एक तेजस्वी यादव की एक जीत ही मानी जाएगी। एक अच्छी पारी समझिए कि चुनाव परिणाम के बाद जो उनकी स्थिति गड़बड़ाई है, एक अच्छी पारी की शुरुआत कर लेंगे। सर, जीतन राम मांझी की भी अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि चिराग अपनी मां के लिए, रीना पासवान के लिए वो सीट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन लगातार चिराग पासवान मीडिया में सामने आए, उन्होंने लगातार ये बोला कि ऐसी कोई उनकी या उनकी पार्टी की कोई रणनीति ऐसी नहीं है, उनकी मां भी नहीं चाहती हैं कि पॉलिटिकल एंट्री हो उनकी। उसके बाद अब बात आ रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में अगर हम देखें तो उनके विधायक भी तमाम, या उपेंद्र कुशवाहा खुद भी कई बार ऐसे गाहे बगाहे कहते नजर आते हैं कि जिस तरह से उनको 2 साल वाली सीट पर ही भेजा गया था राज्यसभा। लेकिन अब जीतन राम मांझी भी ये बात कह रहे हैं कि उनको भी कहा गया था कि 2 लोकसभा की सीट मिलेगी और 1 राज्यसभा की सीट, तो अंतिम तक वो जरूर इंतजार करेंगे। देखिए, चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी मां व्यक्तिगत तौर पे सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी। हम्म। इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि राज्यसभा से वो अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम्म। उनके पास नाम के विकल्पों की कोई कमी नहीं है। हम्म। किसी दूसरी नेता को भी दे सकते हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि जो बात है वो 5वीं सीट के लिए है, तो हम्म। 5वीं सीट में सबसे अधिक विधायक वो चिराग पासवान के पास ही हैं। उस 5वीं बिल्कुल। सीट के लिए जदयू के पास 4-5 और 8-9 बीजेपी के पास बच जाएंगे। तो क्या 19 विधायकों की जो उनकी शक्ति है, वो यूं ही वो नहीं छोड़ सकते हैं। सिर्फ इस निर्णय पे कि उनकी माता सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, हम्म। इसके नाम पे नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं, तो ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो बीजेपी की जो दावेदारी है, उसकी मजबूती के लिए ही वैसा कर रहे हैं। तो ये भी देखना ये होगा कि इसके बदले में बीजेपी उनको क्या देती है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक ही उनके मंत्री हैं, हम्म। और उनको दो ही मंत्री बनना है। माने 6 विधायकों पे, औसतन 6 विधायकों पे 1 मंत्री होता है। तो हम्म। 2 विधायकों का 2 मंत्री का उनका दावा होता है। हो सकता है वो दावे से अधिक मंत्रालय यहाँ चाहते हो, या भी ये भी हो सकता है कि वो केंद्र में अपने लिए ही कुछ और महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हो। तो हम्म। कहीं न कहीं 19 विधायकों की जो उनकी ताकत है, उसको यूँ ही वो नहीं छोड़ेंगे। हम्म। उनके मन मुताबिक इस पॉइंट बार्गेनिंग करेंगे, या हम्म। फिर वो बीजेपी के अनुसार, बीजेपी के पक्ष रहे हों, यानी 5वीं सीट बीजेपी उनके जरिए अपने पाले में करना चाहती हो, यह भी एक हो सकता है। तो हम्म। इस तरीके के समीकरण जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे, यहाँ अमित शाह भी 25 फरवरी को आने वाले हैं, 3 दिन यहाँ रहेंगे, 25, 26 और 27। हम्म। तो इसमें जो 26 फरवरी है, उसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो राज्यसभा को लेकर के बैठ के करेंगे। तो ये चिराग पासवान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो हम्म। बीजेपी के पक्ष में है, या क्या वो अपनी बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन जहां तक बात जीतनराम मांझी जी का है, एक हम्म। तो महत्वाकांक्षी नेता रहे, बेबाक नेता है, हर बात पे अपनी दावेदारी करते हैं, चाहे उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या टिकट में साझेदारी की बात हो, और गाहे बगाहे वो अपनी जो बराबरी है या अपना मूल्यांकन वो चिराग पासवान से कर लेते हैं। हालांकि बिल्कुल। वोट बैंक में काफी अंतर है, राजनीतिक स्थिति में भी अंतर है, लेकिन वो अपनी तुलना हमेशा चिराग पासवान से करते हैं। तो हम्म। उनके मन में इस बात का टिश है कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। हम्म। लेकिन अ, जो विधायकों का जो आंकड़ा है, उसमें अगर बैलेंस कोई कर सकता है तो चिराग पासवान। बैलेंस करने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा और चिराग पासवान की जो जीतनराम मांझी की जो महत्वाकांक्षा है, हम्म। उन दोनों को अगर बैलेंस हो सकता है, तो वो चिराग पासवान के जरिए बीजेपी कर सकती है। ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव में
आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट वाली जो स्थिति पैदा हो गई थी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जदयू के अंदर, वही स्थिति है। और उस स्थिति में चिराग पासवान का ये अचानक कहना कि उनकी मां राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, मुझे लगता है कि उस फाइट में वो बीजेपी के कोर में, बीजेपी के तरफ चले गए हैं। अब जीताराम मांझी के साथ एक पहलू ये है, एक तो ये है कि वो महत्वाकांक्षी हैं, दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी दावेदारी जो होती है वो नीतीश कुमार के इशारे पे भी होती है। इस केस में क्या है देखने वाली बात है कि मान लेते हैं कि अगर चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी सार्वजनिक तौर पे छोड़ दी, तो क्या जीताराम मांझी के जरिए या उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश कुमार या जदयू कुछ नया राजनीतिक गणित करना चाहती है, क्योंकि वो एक दलित कार्ड, जीताराम मांझी के पास सबसे बेहतर चीज है वो दलित कार्ड की दलित को भेजा जाए और उनका कोई राज्यसभा में भी जाए। तो ये देखने वाली बात है। अगर उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है तो मुझे लगता है कि इस बार भी अनसुनी कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो जदयू के इशारे पे या नीतीश कुमार के इशारे पे अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तब तो कहीं ना कहीं उसमें जटिलताएं रहेंगी और वो आने वाले समय में पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी है कि वो पूर्णकाल 6 वर्ष के लिए तो बने नहीं थे, आधे अधूरे कार्यकाल के लिए वो बने थे। और उनके साथ जुड़ा पहलू ये है कि उनके जो पुत्र हैं वो मंत्री बन गए, तो लिहाजा एमएलसी का कोटा उन तक जाएगा ही जाएगा। तो अब वो देखने वाली बात है। ये दोनों लोग एनडीए में नीतीश कुमार के काफी नजदीक हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो 3 विधायक बागी थे, बाद में उनका जो यू टर्न हुआ, उसमें भी माना जाता है कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा किसी गहरे राजनीतिक संकट के दौर से गुजरे। इसीलिए बीजेपी भी उन बागी विधायकों को अपने पास नहीं ले पाई और जदयू भी उनको अपने पास नहीं ले पाई। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के तरफ उनकी एक भावना, एक संवेदना जुड़ी हुई है। जीताराम मांझी भी है और इसी तरीके से चिराग पासवान बीजेपी में है। ये बहुत ही रोचक है। इन लोगों का जो बयान है, इन लोगों का बयान ये समझने वाली है कि ये अपनी बात कह रहे हैं या किसी दूसरे की बैटिंग कर रहे हैं। ये आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल। जी। जिस तरह से सर भोजपुरी स्टार्स की बात हो रही है, उनकी पॉलिटिकल एंट्री की बात हो रही है, पहले कहा गया कि राज्यसभा पवन सिंह भेजे जा सकते हैं, मनोज तिवारी इसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, बड़े जो लीडरशिप है बीजेपी में उनसे भी बातचीत उनकी चल रही है। इसके अलावा अब एक नाम और सामने आया है खेसारी लाल यादव का। मनोज तिवारी एक बार और कह चुके थे कि खेसारी लाल यादव जो है उनको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब फिर वो कह रहे हैं कि खेसारी और पवन दोनों को सदन में रहना चाहिए। हालांकि उस वक्त जब उन्होंने कहा था तो खेसारी लाल यादव ने कहा था कि उनसे राजनीति को छोड़ के वैसे अच्छे संबंध हैं मनोज तिवारी के, अगर वैसे कभी भी काम आए तो आ सकते हैं, लेकिन राजनीति में उनको दोनों के डिफरेंसेस हैं। लेकिन इस तरह से अब मनोज तिवारी का बयान आना, तो एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि क्या पवन सिंह के साथ साथ खेसारी लाल यादव की भी बैटिंग कर रहे हैं मनोज तिवारी? जी देखिए, यूपी का चुनाव है। पवन सिंह को राजनीति में लाने में मनोज तिवारी जी का भी हाथ, एक भूमिका है, उनका भी मार्गदर्शन उनमें रहा है और पवन सिंह उपयोगी साबित हुए भी। बिहार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनकी जो लोकप्रियता है या उनकी जो उपयोगिता है वो प्रमाणित हो चुका है। अब यूपी का चुनाव है, यूपी में भी पवन सिंह की एक लोकप्रियता है उनकी जो गायकी के कारण, तो एक उपयोग उनका वहां पे भी है। खेसारी लाल यादव भी लोकप्रिय हैं, लेकिन और वो चुनाव इस बार हार गए। वो महागठबंधन में आरजेडी के टिकट पे थे, लेकिन इस बार जो एक तरीके से कहिए कि नीतीश कुमार के पक्ष में जो लहर थी या नीतीश कुमार की जो घोषणाएं थी महिला स्वरोजगार को लेकर के, इसकी एक लहर थी। कारण जो भी हो, लेकिन खेसारी लाल का चुनाव हारने का ये मतलब नहीं कि वो लोकप्रिय नहीं है। दूसरी बात है कि जब यूपी चुनाव में अगर पवन सिंह के साथ साथ खेसारी लाल का भी वो बीजेपी के पक्ष में अगर उनका प्रचार चलेगा तो इससे फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर पे वो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो जो यादव वोट बैंक है उनमें भी फर्क पड़ेगा और अन्य लोगों में भी फर्क पड़ेगा। और यूपी में उन्हें तो कोई चुनाव लड़ना तो है नहीं, तो ऐसे में राज्यसभा की अटकलबाजी कर देने से एक एक तरीके से कहिए कि आरजेडी भी असहज हो जाएगी और यूपी में भी समाजवादी पार्टी या अन्य जो विपक्षी पार्टी है वो भी असहज हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि वो राज्यसभा जाए या न जाए, इस तरह के बयान का आना और खेसारी लाल यादव के द्वारा इसका खंडन नहीं किए जाने से एक संशय की स्थिति, तो एक दुविधा की स्थिति तो पैदा हो जाएगी। जो पब्लिक डोमेन में जो राजनीतिक गॉसिप है उसको एक हवा मिलती है कि अब खेसारी लाल यादव बीजेपी में आ जाएंगे। उसका दूसरा जो प्रभाव यह होता है
कि जो यूपी में जो गायक हैं, यूपी में इस तरीके के जो लोकप्रिय गायक हैं, वो भी प्रभावित होंगे। उनको भी लगेगा कि समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों की अपेक्षा बेहतर ये है कि वो बीजेपी की ओर आ जाएँ। तो ये एक तरीके से समझिए कि एक राजनीतिक चाल है, ये राजनीतिक बयानबाज़ी है। ऐसा कोई संकेत दिखता नहीं है कि वो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो पेच है, एक तो 5वीं सीट को लेके पेच है, जो 2 ही सीट यहाँ पे हैं। तो इसको ये तो खेसारी लाल यादव जाएँगे, ये मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये संकेत देता है। उन्होंने उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा ज़ाहिर की है कि हम तो माने पवन सिंह चले जाएँ, खेसारी लाल चले जाएँ और जितने भी गायक गायिका हैं, बहुत सारे उनके परिचित हैं, रवि किशन आदि, बहुत सारे लोग, निरहुआ वगैरह लोग तो राजनीति में आए हैं। तो उसी में वो चाहते हैं कि सब आएँ और सब बीजेपी के पक्ष में आ जाएँ। उन्होंने अपनी एक इच्छा ज़ाहिर की, इसके ज़रिए ही उन्होंने एक राजनीतिक चाल चली है और इसका प्रभाव यूपी चुनाव में पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के बातों के कारण यूपी का कोई जो लोकप्रिय गायक है, वो अब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों में न जा करके बीजेपी की ओर टर्न आउट हो जाए। बिल्कुल। जी। ये सब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है और राज्यसभा का चुनाव जब नज़दीक आएगा, अभी 9 अप्रैल को है, तब तक इस तरह की स्ट्रैटेजीज और इस तरह की बयानबाजी और सामने आती रहेगी और हम उससे डिस्कस करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी का इन तीनों विषयों पे जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।